देखिए सीआईएसएफ में एज अ सब इंस्पेक्टर मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे लिए ये फर्स्ट जॉब है। और मेरे बहुत सारे एग्जाम मैंने क्वालिफिकेशन जिसमें आप पैरामिलिट्रीज में सब इंस्पेक्टर बनते हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस। उसमें मुझे सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर का पद मैंने पढ़ाई की है, कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की एसएससी के लिए। तो मैं क्या करता था, सुबह मैं उठ जाता था, वहाँ खाना वगैरह मैं खुद बनाता था, खाना बनाता, खाना खाता, 1-2 घंटे आराम करता, फिर 3 बजे मैं लाइब्रेरी पढ़ने में अच्छा लगता है उससे पढ़िए। कभी मैं सोची मुझे इसी टीचर से पढ़ना। भाई मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा था। इंग्लिश के लिए मैंने रानी मैम से यूट्यूब पे पढ़ा था, उनका मैंने कोर्स भी नहीं लिया था। मित्रों, इस समय हम लोग मौजूद हैं अंबेडकर नगर जिले के कंद्रियावा मजरे पंडित के पूरा में। हमारे बीच में मौजूद हैं आनंद त्रिपाठी जी, जो कि अभी हाल ही में इनका चयन CIFS यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में SI पद पर हुआ है, जिसको लेकर के इनके गांव, इनके ज़िले, इनके आस पड़ोस में खुशी का माहौल है। आइए अभी हम आप लोगों को इनसे बात कराते हैं और जानते हैं इनकी सफलता का राज आखिर क्या है। हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले आपकी सफलता पर सच 24 इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। CIFS में SI बनने की खुशी को आप कैसे बयां करेंगे? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि देखिए सीआईएसएफ में एज अ सब इंस्पेक्टर मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे लिए ये फर्स्ट जॉब है। और मेरे बहुत सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए, जिसके फाइनली इसमें सिलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन एग्जाम बहुत सारे मैंने क्वालिफाई किए। लेकिन इस वाले एग्जाम में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ है। आप लोग को मैं बता दूं कि सीआईएसएफ एसएससी सीपीओ के तहत होने वाला एक एग्जाम है। सीपीओ का मतलब हो गया, जो भाई नहीं जानते उनको बता दूं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप पैरामिलिट्रीज में सब इंस्पेक्टर बनते हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस। उसमें मुझे सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर का पद मिला है और फाइनली मैं सिलेक्ट हुआ। इसकी खुशी तो हर कैंडिडेट को होती है और मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं अपने फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ कर पाया। अच्छा, ये बताइए कि चयन की ये खुशखबरी आपने सबसे पहले किसको दी और उनका क्या रिएक्शन रहा? सबसे पहले का मतलब, जैसे कि ये रिजल्ट जो है हम लोगों का दीपावली के दिन आया था। हालांकि ये रिजल्ट आने की बात कई दिनों से चल रही थी कि आज रिजल्ट आ सकता है, कल रिजल्ट आ सकता है। तो हम लोग रात को 12-12 बजे तक जगते थे कि हो सकता है रिजल्ट आ जाता है, लेकिन रिजल्ट आया नहीं। दीपावली के दिन, जिस दिन ये था कि आज रिजल्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि गजटेड लीव होती है उस दिन रिजल्ट आउट हुआ, अनएक्सपेक्टेड था। तो हम लोग यही बाहर बैठे थे अपने घर के बाहर, बाबा मेरे बाजार जा रहे थे, मम्मी पूजा कर रही थी, और अचानक से रिजल्ट आया। तो मैं सबको बुलाया और सबको बताया। सबसे पहले अपने बाबा को ही बताया था। बहुत खुशी हुई थी इनको, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरी नौकरी के लिए या फिर मेरे जॉब के लिए, मेरी सक्सेस के लिए यही परेशान थे, जो कि मेरे बाबा मेरे बगल बैठे हैं, सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत मेरे ही हैं। सबसे पहले मैंने इन्हीं को बताया और मम्मी को बताया था। अच्छा, ये बताइए कि बचपन से ही आपका पुलिस फोर्स में जाने का सपना था कि आपको बाद में ये प्रेरणा मिली? नहीं, ये चीजें मेरे लिए इनबिल्ट थी। जैसे मेरा जो जॉब का नेचर होता है, हर आदमी, कोई कैंडिडेट अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, कोई ऑफिस जॉब करना चाहता है, कोई फील्ड में वर्क करना चाहता है। मेरे लिए शुरू से था कि मुझे फील्ड की जॉब करनी है, और वो भी वर्दी वाली जॉब मुझे चाहिए। वो चाहे आपके मतलब कि पैरामिलिट्री का हो गया या फिर पुलिस का हो गया। मेरा रुझान शुरू से था कि मेरे हाथ में कुछ पावर हो, कुछ मतलब कि आप जानते हैं जैसे पिस्तौल वगैरह मुझे मिले सरकार की तरफ से। वो चीज मेरे चाहत हमेशा से थी। तो वर्दी वाली जॉब की चाहत हमेशा से थी मेरी, कि ये कोई नई नहीं थी कि हाँ कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है तो ये सही, ऐसा नहीं था। मेरी हमेशा से यही चाहत थी। अच्छा, ये बताइए कि CIFS में SI की तैयारी कब और कैसे आपने शुरू किया? मेरा मतलब कि 12th जो हुआ था इंटर, तो मेरा 2020 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप जानते हैं कि 2020 में कोविड आ गया था। तो 2020 में कोविड आ गया, 2021 में मैं इलाहाबाद गया था। वहां मैं बेसिकली तैयारी करने के लिए गया था एयरफोर्स NDA का। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब मैंने एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम ऑलमोस्ट बहुत अच्छा गया था, क्वालिफाई भी हो जाता। लेकिन आप लोग जानते हैं कि अग्निवीर स्कीम गवर्नमेंट लेकर चली आई, जो कि 4 साल के लिए आप लोग जानते हैं उसमें भर्ती होते, फिर उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाता। तो फिर मेरे बाबा की भी यही राय थी, मेरा भी यही मन था कि 4 साल के लिए जॉब करने कोई मतलब है नहीं। तो फिर मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सारे पैसे बर्बाद किए कोचिंग करने के लिए। फिर वहां से कुछ मुझे समझ में नहीं आया। एयरफोर्स की तैयारी फिर मैंने 2021-2022 तक किया था। रिजल्ट का इंतजार करते करते 2022 पूरा निकल गया। तो फिर मेरे समझ में आया कि इसके पीछे टाइम वेस्ट करने कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 4 साल की नौकरी है। इसको मैंने छोड़ा। एसएससी की तैयारी में आया मैं। एसएससी की तैयारी मैंने 2023 से स्टार्ट की करना। उसके बाद फिर मैंने 2023 में एसएससी सीपीओ का अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, जिसमें मैं 0.6 से फाइनली मेरिट आउट हुआ। सारे प्रोसेस में कंप्लीट किया, उसमें आउट हो गया। फिर वापस से सीपीओ 2024 की भर्ती आती है, जिसको कंप्लीट होने में 19 महीने का टाइम लग जाता है, और वहां पर मेरा सिलेक्शन फाइनली सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर के पद पे होता है। तो 2023 से मैंने तैयारी स्टार्ट की और 2025 में मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के बहुत युवा इस पद पर जाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो उनको कम से कम अपना रूटीन बताइए और आप कितना घंटे पढ़ाई करते थे, ताकि
इस पर अमल कर वो भी आगे बढ़ सके। देखिए, जो भी भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेरा स्टडी रूटीन सुनना चाहते हैं तो मैं तो आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है कि हर आदमी की कैपेसिटी, हर आदमी की क्षमता अलग अलग होती है। ये जरूरी नहीं है कि जो स्टडी रूटीन में फॉलो करता था आप वही फॉलो करें, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फिर भी बताता हूँ। देखिए, हम इलाहाबाद में रह के पढ़ाई करते थे, ऑनलाइन ही मैंने पढ़ाई की है, कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की एसएससी के लिए। तो मैं क्या करता था, सुबह मैं उठ जाता था 5 बजे, मैं रनिंग करने जाता था। करीब मेरा रूटीन था कि लगभग 3.5 किलोमीटर मैं रनिंग डेली करता था। वहां से लौट के आता था ग्राउंड से, उसके बाद मैं नहाता वाता अपना नाश्ता करता, फिर मैं 8 बजे लाइब्रेरी चला जाता। 8 बजे के बाद 12 बजे 12:30 बजे तक हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे। उसमें 12 बजे के बाद फिर हम रूम पे आते थे, अपने वहाँ खाना वगैरह मैं खुद बनाता था, खाना बनाता, खाना खाता, 1-2 घंटे आराम करता, फिर 3 बजे मैं लाइब्रेरी चला जाता, फिर वहां से 10 बजे वापस आता था मैं। अब इस बीच में मैं ऑनलाइन कोचिंग में किया हूँ, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था अच्छे से। कभी भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कोचिंग का सिलेक्शन होना चाहिए, फिर आपके जो आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो पढ़ाई में, उसको बहुत वाइजली करना है। अगर कम टाइम में सिलेक्शन लेना है, ये मेरा रूटीन था। बाकी बहुत ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे 25 घंटे पढ़ता ही था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ता 8 ही घंटे था। आज के इस दौर में मैं आपको बता दूं कि पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है, वो सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पढ़ने को तो 25-30 लाख फॉर्म पढ़ रहे हैं, हर एग्जाम में हर कोई पढ़ ही रहा है, क्या पढ़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा कठिन लगा और उसको आपने कैसे संभाला? देखिए, बेसिकली अगर मैं एसएससी एग्जाम की बात करता हूँ, उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला होता है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। अगर मैं अपने कठिन की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा कठिन जीएस लगता है, और अभी भी मुझे जीएस ही कठिन लगता है। बाकी मैथ्स में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स का मुझे सहयोग मिला यूट्यूब पे। इसके अलावा इंग्लिश मेरी फेवरेट सब्जेक्ट हमेशा से रही है, और रीजनिंग की तो कोई बात ही नहीं है, रीजनिंग आप मॉक टेस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई वो जीएस में हुई थी। जीएस के लिए मैं बता दूं आपको, एक टीचर है परमार एसएससी करके, वो पीआईक्यूज कराते थे, पीआईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराते थे। तो मैं बस उसी को करके गया था। 50 नंबर का जीएस आता था, जिसमें मेरे 25 नंबर आए थे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि जीएस मेरा काफी ज्यादा वीक था। बाकी मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, हमारे दर्शकों को कम से कम ये बताइए कि आपने कोचिंग ज्वाइन किया था कि सेल्फ स्टडी पे भरोसा जताया था? भाई देखो, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि देखिए, मैंने ऑफलाइन कोचिंग कोई भी नहीं ली है एसएससी के लिए। एयरफोर्स के लिए मैंने लिया था, लेकिन बस 2 महीने में गया, फिर उसके बाद मैंने कोचिंग को छोड़ दिया। मेरे 30-40 हजार उसमें बर्बाद हुए। उसके लिए मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा था, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि टाइम आपका वेस्ट होगा, पढ़ाई उतना अच्छी कराते नहीं है, रोज टीचर चेंज होते हैं। तो इसलिए मैंने वहां से मुझे सबक मिली थी। एसएससी के लिए मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली, मैं बस ऑनलाइन पढ़ता था। ऑनलाइन में बता देता हूं आपको किस किस से पढ़ा था। राकेश यादव सर का से मैंने बेसिक कोर्स लिया था, वहां से मैंने अपनी पूरी मैथ्स को कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं देखता था कि मेरा बेसिक तो कंप्लीट है, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं सर्च करता था यूट्यूब पे टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज। उसमें गगन सर के वीडियो आते थे, गगन प्रताप सर मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, आदित्य रंजन सर के आते थे, अविनाश शर्मा सर के आते थे। जिस टीचर के आते थे मैं उससे प्रैक्टिस करता था। आपको अपना फायदा देखना है, कभी किसी टीचर का भक्त नहीं बनना है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि आपको जिससे पढ़ने में अच्छा लगता है आप उससे पढ़िए, कभी मत सोचिए मुझे इसी टीचर से पढ़ना है। दूसरी बात यह, इंग्लिश के लिए भाई मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा था। इंग्लिश के लिए मैंने रानी मैम से यूट्यूब पे पढ़ा था, उनका मैंने कोर्स भी नहीं लिया था। रीजनिंग के लिए मैंने मॉक टेस्ट करके उसको कंप्लीट कर लिया था, उसका किसी का कोर्स लेना ही नहीं पड़ा था। जीएस के लिए मैंने यूट्यूब से परमार सर को फॉलो किया, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई। तो कोर्स मैंने सिर्फ मैथ्स का लिया था, वो भी एकदम मुझे एसएससी के बारे में जानकारी नहीं थी तब। बाकी मैंने यूट्यूब से सारी चीजें कंप्लीट की हैं, कोई कोर्स नहीं लिया कहीं पे, मैं ऑफलाइन कोचिंग में नहीं गया। अच्छा, ये बताइए कि लिखित परीक्षा के लिए आपने कौन सी रणनीति अपनाई? लिखित परीक्षा के लिए बेसिकली इसमें 2 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैंने आपको बताया मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश। मेंस में 200 नंबर की सिर्फ इंग्लिश आती है। तो जो भी अगर एसएससी सीपीओ के एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश पे अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। 400 नंबर में 250 नंबर की सिर्फ इंग्लिश ही आती है, तो इंग्लिश में अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए। बाकी मेरा क्या था कि मैं प्रैक्टिस करता था, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करता था। इसके अलावा इंग्लिश पे मेरी ज्यादा फोकस होती थी। जैसे 400 नंबर में 250 की इंग्लिश ही आ रही है, तो इंग्लिश पे मैं अगर मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 3 घंटे इंग्लिश ही पढ़ता था। वोकैबुलरी आपकी मजबूत होनी चाहिए, जो अगर एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आप जानते होगे, वोकैब पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। अभी नया जो आ गया है टीचर्स के अलावा वेंडर एडिक्विटी, उनका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पे ज्यादा फोकस है, उस पर आप फोकस करिए। मैथ्स में आपको सेक्शनल टाइमिंग दे दी गई है, तो अच्छे से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मेरा भी यही था, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, यही अल्टीमेट सोल्यूशन है सिलेक्शन का। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इंटरव्यू और फिजिकल के लिए आपने कैसे तैयारी की? फिजिकल के लिए भाई देखो, मेरा क्या है कि मैं कोई भी एग्जाम देता हूं, मैं पहले से श्योर रहता हूं कि ये मेरा एग्जाम निकलने वाला है। एसएससी की बात कर रहा हूं, जैसे कि मैं सीपीओ 2023 की बात करता हूं, चाहे सीपीओ 2024 की बात करता हूं। मैं एक चीज आपको बता दूं, इस सीपीओ या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता है, पहली बात। फिजिकल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, फिजिकल के लिए मैं क्या करता था भाई, देखिए फिजिकल मुझे ये पहले से कंफर्म था, पहले से ही कि मेरा एग्जाम तो निकलने वाला है, वो मुझे डैम श्योर था। इसलिए मैं फिजिकल की प्रिपरेशन पहले से करता था। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मेरा रोज सुबह उठता था, 5 बजे निकल जाता था रनिंग के लिए, 3.5 किलोमीटर मैं रनिंग करता था। तो वो धीरे धीरे, मैंने कभी ये नहीं किया कि मेरा पेपर निकल जाता मैं रनिंग स्टार्ट करूंगा, नहीं, मैं शुरू से ही थोड़ा रनिंग करते जाता था, क्योंकि मेरे स्किन पेन की प्रॉब्लम थी मेरे पैर में, तो वो मेरी हैबिट में आ चुकी थी। तो फिजिकल के लिए उतनी ज्यादा दिक्कत हुई नहीं। बाकी हाई जंप, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस के लिए मैं ग्राउंड में जाता था, वहां कुछ कोच वगैरह मिले थे, उनसे मैंने हेल्प ली, तो अच्छे से सारी चीजें हो गई। फाइनली अभी मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। अच्छा, ये बताइए परीक्षा के दौरान आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? परीक्षा के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है, अगर सीपीओ एग्जाम की मैं बात करूं, मेरे लिए तो
ठीक ही है, हर कैंडिडेट के लिए ये होता है कि आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन बनाने हैं भाई। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, यानी कि 40 सेकंड मिल रहा है हर क्वेश्चन को बनाने में। तो अगर एग्जाम में आप लेजीनेस के साथ जाओगे, अगर आप सोचोगे कि मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को बनाऊंगा, तो वहीं आप पीछे हो गए हो। आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि विद इन टाइम, जैसे कि जो सीपीओ का एग्जाम होता है, अगर उसके मैथ्स या फिर इंग्लिश के क्वेश्चन को किसी को दे दिया जाए तो ठीक ठाक पढ़ाई किया वो बना देगा, लेकिन विद इन टाइम 2 घंटे में 200 क्वेश्चन बनाना वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम मैनेजमेंट। लेकिन मेरे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि मैं इतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा चुका था, सारे मॉक टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट किया था, उनका एनालाइज किया था। एक चीज जो होता है कि भाई थोड़ा चैलेंजिंग ये हो जाता है कि अगर आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो तो समाज को भी आपको देखना होता है। अगर आप ज्यादा टाइम बाहर दोगे तो फिर समाज से भी ये चीजें सुनने को मिलने लगती हैं कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना पढ़ोगे, कितना समय लोगे। वो चीजें दिमाग में हमेशा चलती थी। बाकी ऐसा कोई चैलेंज कभी नहीं था। फैमिली मेरी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, खासकर बाबा मेरे हमेशा से सपोर्ट किए, हमेशा मोटिवेट किए मुझे। अच्छा, ये बताइए कि ऐसे कौन से पल थे जब आपको लगा कि हमको ये छोड़ देना चाहिए, और कैसे आपने संभाला? अगर मैं सही बात करूं तो मेरे दिमाग में कभी ये आता ही नहीं कि मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं कभी ये सेकंड ऑप्शन में कभी रखता ही नहीं हूं, ना मेरे दिमाग में कभी आता है। मैं सीपीओ 2023 में मेरिट आउट हुआ 0.6 से। अगर कोई और कैंडिडेट होता तो वो सोचता इतने कम नंबर से मेरिट आउट हो गया, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था। मैं तुरंत पढ़ाई स्टार्ट किया सीपीओ। इसके अलावा मैंने सीजीएल का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेरे 160 नंबर थे। मैंने सीएचएसएल का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, 160 नंबर थे। मैंने स्टेनोग्राफर का एग्जाम निकाला, मैंने सीआरपीएफ एचसीएम का एग्जाम निकाला, मैंने सीआईएसएफ एचसीएम का एग्जाम निकाला। तो मेरे लिए मॉरलिटी हमेशा अप रहती थी। देखिए, छोड़ने का आपके दिमाग में तभी कोई चीज आएगी जब आपकी फैमिली सपोर्ट ना करे, आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड करे कि जल्दी एग्जाम निकालो। ये मेरे पर ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली को ये भरोसा था कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो भाई मेरे लिए तो कभी ऐसा नहीं था कि मैं छोड़ दूं या फिर मेरे छोड़ने का दिमाग में। अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है तो छोड़िए मत, बने रहिए पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। अच्छा, ये बताइए कि इस दौरान आपके परिवार का और मित्रों का आपको कितना क्या सहयोग मिला? सहयोग बहुत ज्यादा रहा है। खासकर अगर मैं फैमिली की बात करता हूं तो फैमिली का तो बहुत ज्यादा मेरे ऊपर सहयोग रहा। जैसे कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि बाबा मेरे, मैं उतना अपने पापा के क्लोज नहीं हूं जितना बाबा के क्लोज हूं, तो बहुत सहयोग रहा खासकर। और दोस्तों की अगर बात की जाए तो हमारे 14 दोस्तों का ग्रुप था जो हम सीपीओ की तैयारी करते थे, जिसमें फाइनली 8 सेलेक्ट हो चुके हैं। 14 में से 8 का फाइनल सिलेक्शन हुआ है मेरे साथ। अलग अलग फोर्स में सबका हुआ है। तो हम लोग का एक ग्रुप था जहां पर हम लोग साथ फिजिकल की तैयारी करते थे, साथ पढ़ाई करते थे। तो आपको जब भी ध्यान रखना है कि आप जब भी दोस्त बनाएं तो ये ध्यान रखना है आपको कि उनका सिलेक्शन अच्छे से करें। दोस्त हर किसी के होते हैं, लेकिन दोस्त वही होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें, आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करें, हर तरीके से आपका सपोर्ट करें। बाकी फैमिली मेरी इतनी ज्यादा सपोर्टिव है, कभी भी अगर मैं एग्जाम में फेल हुआ तो मेरे बाबा ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, कभी डिमोटिवेट नहीं किया कि पढ़ाई छोड़ दो। और एग्जाम में मैं फाइनली सिलेक्ट हुआ तो उसके पीछे भी सबसे बड़ा योगदान फैमिली और फ्रेंड्स का ही है। अच्छा, आज के युवाओं को आप सही स्टडी सोच के बारे में क्या बताना चाहेंगे? स्टडी सोर्स भाई, मैंने जैसा कि आपको बताया कि देखिए ऑफलाइन कोचिंग का जमाना अब जा चुका है। हालांकि भीड़ अभी भी होती है ऑफलाइन कोचिंग में, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा ऑफलाइन कोचिंग का जमाना जा चुका है। आपको जो मेन फोकस करना है भाई, यूट्यूब इतना अच्छा सोर्स है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप घर पे नहीं पढ़ना चाहते हो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कहीं बाहर जाओ, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में पैसे बिल्कुल मत बर्बाद करिए। आज का जमाना ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन आपका एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन सारी चीजें हो रही है, तो आपको मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन लगाने हैं, क्वेश्चन भी ऑनलाइन ही बनाने हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं कुछ स्ट्रेटजी आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज क्या है, मैथ्स के लिए मैं 2-3 टीचर का नाम बताता हूं। सबसे पहले हो गए गगन प्रताप सर, अविनय शर्मा सर, राकेश यादव सर, आदित्य रंजन सर। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इनमें से आप किसी एक का चयन कर लीजिए अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जिनसे आपकी ट्यूनिंग मैच करें, उनसे आप पढ़िए। इंग्लिश के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है रानी मैम, इसके अलावा अमन वशिष्ठ सर, इनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब पे सारा कुछ फ्री मिल जाने वाला है। रीजनिंग के लिए आप मॉक टेस्ट लगा के आराम से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जीएस के लिए परमार सर, नवीन शर्मा सर, इनको फॉलो कर सकते हैं भाई। बाकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका फायदा होने वाला है उससे। अच्छा, ये बताइए कि सीआईएफएस में अब तो आप दरोगा बन चुके हैं, तो इस जिम्मेदारी को आप किस रूप में लेना चाहते हैं? देखिए, सीआईएसएफ में एज अ सब इंस्पेक्टर मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो जो भी मुझे ड्यूटी दी जाएगी, जो भी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां दी जाएंगी, मैं उसको बाखूबी निभाने के लिए तैयार हूं। हर तरीके से मैं सपोर्ट करूंगा अपने डिपार्टमेंट का। हर तरीके से जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी मैं उसको अच्छे से करने वाला हूं। इसके अलावा मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मुझे फोर्स ज्वाइन करनी है, पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है या फिर पैरामिलिट्री ज्वाइन करनी है, जो कि मैं ज्वाइन कर चुका, मतलब कि मेरा सिलेक्शन हो चुका, मैं ज्वाइन करने वाला हूं। 24 नंबर से मेरी ट्रेनिंग है, तो 1 साल की ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग में मुझे जो भी सिखाया जाएगा मैं उसको अच्छे से सीखूंगा और उसको अपने ड्यूटी में, अपनी सर्विस में इंप्लीमेंट करने वाला हूं। हर तरीके से सपोर्ट करूंगा मैं अपनी ड्यूटी। अच्छा, ये बताइए, जो युवा हार मान जाते हैं जी, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई मैंने पहले आपको बता दिया, देखिए अगर आप हार मान रहे हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप किसी चींटी को या फिर अगर आप किसी भी जानवर को, अब छोटी सी चींटी को देखिए, जब वो दीवार पे चढ़ने लगती है, बार बार गिरती है, तो वो भी हार नहीं मानती, बार बार चढ़ती है और दीवार पे चढ़ जाती है। तो उसी तरीके से अगर आप भी एक बार आपने ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, अगर आप फेल हो रहे हो भाई, तो अगर आप हार मान जाओगे तो इससे किसी का नुकसान नहीं होना है, आपका ही नुकसान होना है। आज आप हार मान गए, आपने पढ़ाई छोड़ दी, जब तक आपके पीछे फैमिली का सपोर्ट है तब तक आप मजे से घूम रहे हो, बाइक से हर चीज कर रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, अच्छी अच्छी मोबाइल ले रहे हो। लेकिन जिस दिन फैमिली का सपोर्ट पीछे से हटा, उस दिन आपको रियलाइज हुआ कि आपने जो गिव अप किया, जो अपनी तैयारी छोड़ी, अपनी पढ़ाई छोड़ी, वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अभी तो लग सकता है कि हाँ चलो मैंने सही किया, सब कुछ ठीक किया,
लेकिन एक टाइम बाद फैमिली भी आपको अपने ऊपर बोझ समझने लगती है। जब आपकी खर्चे बढ़ने लगते हैं, आपकी शादी होगी, हर चीज होगा, तो खर्चा कौन देखेगा? आपको ही देखना पड़ेगा। तो आप बोझ बन जाएंगे फैमिली के ऊपर। तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कोई भी आप काम कर रहे हो, पढ़ाई नहीं, चाहे किसी भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, ये बताइए कि आपके हिसाब से सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी फील्ड में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो वहां भी आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस प्लस पेशेंस प्लस हार्ड वर्क, यही है सफलता का मूल मंत्र। प्रैक्टिस करिए, पेशेंस रखिए। प्रैक्टिस करने के साथ साथ, यानी कि मेहनत करने के साथ साथ आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए। तुरंत कोई चीज नहीं मिल जाती है। और तीसरा है हार्ड वर्क। देखिए, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता। अगर आप शॉर्ट जाने का कोशिश करेंगे कहीं भी, तो आपको नुकसान होने वाला है। आप लॉन्ग मेथड अपनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पेशेंस रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार शिक्षक या परिवार का सदस्य कोई आपके सामने अगर खड़ा हो तो आप उसको किस रूप में देखना चाहेंगे? शिक्षकों को देखिए, जिन भी शिक्षकों का मेरे सिलेक्शन में योगदान रहा, मैं खुद उनसे जाकर दिल्ली मिलकर आया हूँ। सभी से मैंने आशीर्वाद लिया और उन सभी ने मुझे शुभकामनाएं दी अपने भविष्य के लिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा योगदान है, मेरे बाबा मेरे सामने हैं। तो मैं तो इनसे कहता हूँ, मेरे लाइफ के बस 3 ही 4 गोल हैं। पहला ये है कि बाबा को जो भी खुशियां हो सकती हैं, जो भी मैं दे सकता हूँ, जो इन्होंने सोचा है वो मैं दूं। इनको तीर्थ यात्रा कराऊं अच्छे से, जहां ये घूमना चाहें। इनको प्लेन पे बैठाना है, प्लेन पे बैठाऊंगा। हर तरीके से इनको बस खुश रखना है। बाकी टीचर्स का तो मैंने शुक्रिया अदा पहले भी कर चुका हूँ। बाबा के लिए जो करना है अब यहीं से शुरुआत होगी। हर तरीके से मैं इनका सेवा करूंगा, जो भी मुझसे हो सकेगा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये बताइए कि अगले 5 साल में आप अपने को खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, मेरा सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है, नो डाउट, मैं इससे खुश हूँ। लेकिन हर आदमी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। आप भी, अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी प्रोफेशन में होंगे तो हमेशा आपकी ये चाहत होती है कि आप आगे बढ़ते जाएं। कोई अपनी लाइफ में स्टेबल, मतलब एक जगह रुकना नहीं चाहता। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं जैसे सीआईएसएफ में अभी सब इंस्पेक्टर बना हूं, मेरी कोशिश है कि मैं यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम क्वालिफाई करके असिस्टेंट कमांडेंट बन के जाऊं, गजेटेड पोस्ट पे बैठूं, मुझे भी बंगला मिले, मुझे भी गाड़ियां मिले, मुझे भी नौकर चाकर मिले। तो मेरी भी ख्वाहिश है, मैं असिस्टेंट कमांडेंट की प्रिपरेशन करूंगा। आगे आने वाले 5 वर्षों में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ग्रुप 1 गजेटेड पोस्ट का अधिकारी बन सकूं, सीआईएसएफ में ही असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट ज्वाइन कर सकूं। आइए हम अब आपको बात कराते हैं इनके बाबा जी से, जिनकी प्रेरणा से आज इनको यह पद हासिल हो चुका है। तो आइए अभी हम बात कराते हैं। ये बताइए कि आपका नाती इस समय दरोगा बन चुका है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यही हमारी माने कामना थी ईश्वर से भी, और एक आकांक्षा थी कि नाती हमारे सामने योग्य बने और उसके बाद किसी लायक बन जाए, तो हो गया। आइए हम आपका परिचय कराते हैं आनंद त्रिपाठी के परिवार से, जो कि इस समय दरोगा पद पर चयनित हो चुके हैं। आप हैं उनके बाबा श्री शिव सहाय तिवारी जी, जो कि जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, साथ साथ एनपीआरसी भी रह चुके हैं। आप स्वयं हैं आनंद त्रिपाठी, जिनका चयन सीआईएसएफ में दरोगा पद पर यानी एसआई पद पर चयन हो चुका है। शीघ्र ही इन्हें ज्वाइन करना है। ये हैं आनंद त्रिपाठी की माता जी, जो कि ग्रेजुएट होने के साथ साथ गृहिणी भी हैं। और ये हैं उनके छोटे भाई, क्या नाम है? आलोक तिवारी। आलोक तिवारी जी किस क्लास में पढ़ते हैं? अभी हम 12th में। अभी 12th की पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करिए। और साथ में जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे प्रेरणा लीजिए और कमेंट बॉक्स में इनकी सफलता पर 2 शब्द जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।